आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। सो कल किसी कारण की वजह से आपको रिकॉर्डेड नहीं मिल पाया था, तो मैं जो कल वाला लेक्चर है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। तो कल जो है हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हो या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हो, वो एस ऑर्बिटल में या एस सबशेल में जाता है। ठीक है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है दैट विल एंटर एस सबशेल। ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो कौन सी साइड है? वो है इमीडिएट लेफ्ट में। ठीक है। अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें पीरियोडिक टेबल के जैसे टोटल 18 ग्रुप्स हैं, आउट ऑफ 18 ग्रुप फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। ठीक है जी। जिसमें हम ग्रुप वन को बोलते हैं एल्केली मेटल्स और ग्रुप टू को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब ग्रुप वन को एल्केली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मैं ग्रुप वन की मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ करता हूं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, एल्केलाइन नेचर के। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको क्या किया था, इसमें जनरल कॉन्फ़िगरेशंस बताई थी कि जो हमारे पास ग्रुप वन है, ग्रुप वन की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो क्या रहती है? नोबल गैस और NS1। ठीक है। अब जैसे मान लिया कि जो ग्रुप वन है उसके एलिमेंट की अगर बात करता हूं आपके साथ, तो ग्रुप वन के एलिमेंट है आपके पास लिथियम हो गया, थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं आपके लिए। जैसे देखो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रेंसियम हो गया। ये हैं ग्रुप वन के एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अब ये सारे के सारे अगर ग्रुप वन में आते हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाली है? नोबल गैस NS1। ठीक है। अब ये N यहां पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? N पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे जो लिथियम है वो सेकंड पीरियड में आता है, तो उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज 2s1। ठीक है। सिमिलरली सोडियम के लिए जो बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट इज 3s1। सिमिलरली फॉर पोटाशियम 4s1। सिमिलरली फॉर रुबिडियम 5s1 एंड फॉर सीजियम 6s1 एंड फॉर फ्रेंसियम 7s1। तो क्या आपको ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इनकी कॉन्फ़िगरेशंस क्लियर हुई? यस और नो? यस सर। अब यहां से एक चीज और देखने को मिलती है कि जो एल्केली मेटल्स होती हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेंगी। ठीक है जी। जिस वजह से क्या होता है, जो ग्रुप वन की मेटल्स होती हैं वो जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। क्यों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर लेती हैं। क्यों लूज करती हैं? टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, इतनी बात। उसके बाद देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो लास्ट एलिमेंट है ये मैंने कुछ और कलर से इसको मार्क किया है। सो दिस इज फ्रेंसियम। फ्रेंसियम जो होता है इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। रेडियो एक्टिव नेचर का मतलब ये है कि इसको आर्टिफिशियली मैन मेड तरीके से क्रिएट करवाया जाता है और इसका लाइफ स्पेन जो है वो बहुत कम होता है फ्रेंसियम का। तो इतनी बातें आपको ग्रुप वन की क्लियर हो गई? यस सर। सिमिलरली अब जो ग्रुप टू होता है उसको बोलता हूं मैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप टू को क्या बोलता हूं? एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलता हूं। क्यों बोलता हूं? क्योंकि इसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एल्केलाइन नेचर के होते हैं। ठीक है। और जो एल्केलाइन अर्थ मेटल के मेटल ऑक्साइड हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। जो एल्केलाइन अर्थ मेटल के
क्या है, मेटल ऑक्साइड्स हैं, वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए अर्थ वर्ड आ गया यहाँ पे, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन कौन सी है वो हम जरा फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम। अब ये हो गया ग्रुप टू, जिसका नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब इस ग्रुप टू की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जी? इस ग्रुप टू की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है नोबल गैस NS2। क्या होती है जनरल कॉन्फ़िगरेशन? नोबल गैस NS2। तो अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस NS2 होती है, तो आप मुझे बताएंगे कि कॉन्फ़िगरेशंस क्या आएंगी। जैसे बेरिलियम के केस में क्या कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है? 2s2। यस सर। सेकेंड पीरियड में आता है ये। मैग्नीशियम के केस में 3s2, कैल्शियम के केस में 4s2। इसके पीछे आप नोबल गैस लिखोगे, यहां पर हीलियम, यहां पर नियॉन, यहां पर आर्गन, यहां पर क्रिप्टन 5s2, जिनॉन 6s2, ठीक है, रेडॉन 7s2। तो ये इस तरीके से इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखी जाती है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं? यस सर। यहां तक क्लियर है? अब इसमें ये जो रेडियम है, ठीक है, वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, मतलब इसको मैन मेड तरीके से आर्टिफिशियली क्रिएट करवाया जाता है। और इसका एक आइसोटोप होता है रेडियम का, जिसका हाईएस्ट लाइफ स्पैन होता है। देखो, रेडियम 226, और इसका लाइफ स्पैन होता है लगभग 1599 ईयर्स। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ओके, फिर मैंने आपको इनकी अक्रेंस बताई थी कि कौन सा जो, जैसे मान लिया ये जो एलिमेंट है ये किस तरीके से हमें नेचर से मिलते हैं, इनकी अक्रेंस किस तरीके से होती है। कल की क्लास में मैंने ये बताया था। फिर मैंने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, वो मैं आपके साथ फिर से अगेन डिस्कस कर देता हूं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, सॉरी, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं? मान लिया कि मैंने कोई मेटल ली जो कि ग्रुप 1 की मेटल है, ठीक है, उसको मैंने M लिख दिया। ये M कुछ भी हो सकता है आपका, इट में भी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, कुछ भी हो सकता है इनमें से। अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी? अगर इस मेटल की कॉन्फ़िगरेशन जनरल NS1 है, तो इसकी टेंडेंसी होगी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये M पॉजिटिव कैटायन में चेंज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर करवाया था, कि कैटायन और एनायन के केस में जितना उनके ऊपर चार्ज होता है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे मैं मान लिया सोडियम लिखता हूं, तो सोडियम विल चेंज इनटू Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहां से सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 इसकी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहां से एक चीज ये क्लियर होती है कि ग्रुप वन की जितनी भी मेटल्स हैं वो मोनोवैलेंट कैटायन बनाती हैं। मोनोवैलेंट कैटायन बनाने का मतलब ये हुआ कि उन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अब अगर ग्रुप 2 की बात करता हूं, तो ग्रुप 2 में कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे, है ना। अब मान लिया मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? अगर आपसे मैग्नीशियम की ही बात करता हूं, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऐसे ही होती है जी कॉन्फ़िगरेशन। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? ये तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन की। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे ये 3s2 वाले, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर जाएगा। तो इसीलिए मैग्नीशियम विल चेंज इनटू Mg2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जो कि यहां मैंने लिखे हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से।
अब इसका क्या मतलब हुआ, जब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इट विल चेंज इनटू Mg2 पॉजिटिव। अब ये Mg2 पॉजिटिव में जब चेंज हुआ तो इसके ऊपर चार्ज कितना आया, 2+ आया, तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंपल सा याद रखने का तरीका ये बता देता हूं, ग्रुप 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, 1 से याद रखना +1, और ग्रुप 2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, 2 से याद रखना +2। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? Yes. Yes, sir. क्योंकि जो ग्रुप 2 की मेटल्स हैं वो कैसा कैटायन बना रही हैं, वो डाइवेलेंट कैटायन बना रही है। डाइवेलेंट कैटायन कैसे बनता है, जब कोई मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करती है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना। तो आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बात करता हूं मैं एटॉमिक साइज की। तो देखो, अगर एटॉमिक साइज का आपको एक जनरल ट्रेंड बताऊं पीरियोडिक टेबल में, तो जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, तो होता क्या है, लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। ज्यादा अट्रैक्शन फील करने का मतलब जो ऑर्बिटल्स के बीच में स्पेस होगा, डिस्टेंस होगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचेगा, जिस वजह से साइज कम हो जाएगा। सो लेफ्ट से राइट जाने पर atomic size decreases. Why decreases? Because nuclear charge increases. अब बात करता हूं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। जैसे मान लिया मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं, जैसे यहां पर लिथियम है, यहां पर सोडियम है, यहां पर पोटाशियम है, यहां पर रुबीडियम है, यहां पर सीजियम है। ये हो गया आपका टॉप टू बॉटम, इस तरीके से। तो टॉप टू बॉटम की अगर बात करता हूं तो साइज जो है टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। यहां पे अगर लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी हो तो 2s1 थी, यहां पर सेकंड शेल की फिलिंग हो रही थी। सोडियम में ये 3s1 हो गई, तो सेकंड शेल से थर्ड शेल, फिर आगे 4s1 आ जाएगा, फोर्थ शेल। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, टॉप से बॉटम जा रहा हूं, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिस वजह से साइज इंक्रीज हो रहा है। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई है या नहीं? Yes, sir. ओके। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये जो मैंने आपको मार्क करके लिखा है, इसका मतलब ये है कि पूरे एस ब्लॉक में बेरिलियम जो है वो स्मॉलेस्ट है, बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है एस ब्लॉक में, और आपका जो सीजियम है उसका साइज सबसे बड़ा है एस ब्लॉक में। तो ये दो बातें भी ध्यान रखेंगे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई थी सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब जो नेक्स्ट ये लिखा है मैंने, इसका मतलब भी आपको समझा देता हूं कि अगर मैं टॉप से बॉटम जाऊं पीरियोडिक टेबल में, तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। अब देखो, जो आपके पास एल्केली मेटल्स हैं या एल्केलाइन अर्थ मेटल हैं, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक और दो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हो? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर कोई भी एल्केली मेटल उठा के देखूंगा तो वो उसके उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन से जो मेटालिक बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी,
वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगी। इसलिए जो एल्केली मेटल्स होती हैं, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, दीज आर इजिली कट विद नाइफ। ठीक है, उनको चक्कू से कट कर सकता हूं, आपने सुना होगा सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं। ठीक है, क्यों कट हो जाती हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाती हैं, जिस वजह से दीज मेटल्स आर इजीली कट विद नाइफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जब मैं टॉप से बॉटम जाऊंगा तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जाने पर हार्डनेस भी डिक्रीज करेगी। देखो, अगर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है तो हार्डनेस भी कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगी। क्या आपको ये बात समझ में आई? Yes. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये जितने भी मेटल्स हैं ग्रुप 1 की, मैंने आपको बता दिया कि ये सॉफ्ट होती हैं, इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के पीछे का रीजन भी यही है कि जो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की मेटल्स होती हैं उनमें क्या होती है? वीक मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, जिस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। प्लीज ये बात भी ध्यान रखिए। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि जो एल्केली मेटल्स होती हैं, दीज आर सॉफ्ट विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आपको अभी बताया ना कि एल्केली मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो वीक होगी, और अगर मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेंगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज alkali metals give characteristic color to the flame। अगर आपको याद हो तो जब +1 क्लास में हम होते थे तो हमें फ्लेम टेस्ट करवाया जाता था। ठीक है, जिसमें जो लिथियम होता था, जब मैं लिथियम को बर्नर के ऊपर फेंकता था तो कौन से कलर मेरे को दिखते थे? क्रिम्सन रेड, है ना। जब फ्लेम टेस्ट करवाऊंगा लिथियम का तो किस कलर की मेरे को वो फ्लेम दिखाई देगी? क्रिम्सन रेड की। सोडियम के लिए गोल्डन येलो, सोडियम के लिए गोल्डन येलो। पोटाशियम के लिए पेल वॉयलेट, पेल वॉयलेट। रुबीडियम के लिए रेडिश वॉयलेट, रेडिश वॉयलेट। और सीजियम के लिए स्काई ब्लू। तो ये फ्लेम कलर इनके याद रखना, कई बार आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्काई ब्लू कलर की फ्लेम दिखती है सीजियम के साथ। ठीक है, तो क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं? Yes, sir. तो ये हमने देखी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जो मैं उसकी अपीयरेंस से देख रहा हूं, मतलब कोई भी उसके अंदर केमिकल इंड्यूस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करता हूं उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो जो एल्कली मेटल्स होती हैं, दीज आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव भी होती हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होती हैं।
क्यों? क्योंकि इनका साइज ज्यादा होता है और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, मैं फिर से बात रिपीट करता हूं कि जो भी एल्केली मेटल है, जब मैं एल्केली मेटल बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम बनने चाहिए, है ना? तो जो एल्केली मेटल्स होती हैं वो हाईली रिएक्टिव होती हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोलूंगा इनको? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सबसे कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होने का मतलब कि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। ठीक है जी। अब लेफ्ट से राइट जाने पर साइज भी क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो इनका साइज भी लार्जर होगा। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर देते हैं, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लिया ये सोडियम है, सोडियम का गैसियस एटम है। अब इस गैसियस एटम से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 जिसको बोलूंगा, वो कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी, कम होगी, कम होगी। है ना? कम क्यों होगी? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए उतनी ज्यादा अफिनिटी नहीं होगी, है ना? तो उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कोई थोड़ी सी एनर्जी देकर वहां से रिलीज कर लगा सकता है इजीली। ठीक है, तो ये बातें आप कुछ ध्यान रखेंगे जो मैंने बोली। मैं इनको फिर यहां पर लिख देता हूं कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं, दीज आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, दूसरी बात बताई मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव की वजह से ही लो आयोनाइजेशन एनर्जी हुई। ठीक, लार्ज साइज, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये कुछ बातें हुई जी, है ना? अब हम बात करते हैं रिएक्शन टुवर्ड्स एयर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन टुवर्ड्स एयर। आपको पता है ये हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं, इसीलिए मैं क्या करता हूं, इनको केरोसिन ऑयल में रखता हूं या पैराफिन वैक्स में रखता हूं। उसका रीजन यही है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ ये रिएक्ट ना कर लें, अदरवाइज ये बहुत इजीली रिएक्ट करके फायर कैच कर लेती हैं, है ना? सो दैट्स व्हाई सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल और पैराफिन वैक्स। किसी ऐसी चीज में इसको डाल दिया जिसमें इसकी रिएक्टिविटी खत्म कर दी हमने, रोक दी, बांध दी। ठीक है, अब देखो जरा, मान लिया कि ये मेरे पास कोई एम एल्केली मेटल है। जब मैंने इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाया तो ऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, ऑक्साइड भी बनता है, परऑक्साइड भी बनता है और सुपर ऑक्साइड भी बनता है। मैं ये पूरा आपको क्लियर करता हूं। देखो, ये ऑक्साइड बना। सबसे छोटा कौन है इनमें साइज में? लिथियम। तो लिथियम फॉर्म्स ऑक्साइड, Li2O। लिथियम से बड़ा कौन है जी? सोडियम। तो सोडियम फॉर्म करेगा पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O2, दिस इज सोडियम पर ऑक्साइड। और इनसे जो बड़े हैं वो क्या फॉर्म करेंगे? वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड बनाने वाले हैं पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। प्लीज ये बात बहुत अच्छे से नोट करके लिख लो। बोलने का मतलब ये है कि जब मैंने एल्केली मेटल का रिएक्शन एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ करवाया, एक ही बात है। तो लिथियम ने ऑक्साइड बनाया, सोडियम ने परऑक्साइड बनाया, जबकि पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम ने सुपर ऑक्साइड बनाया। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? यस सर।
ओके, एक पॉइंट यहां पर और मेंशन करके लिखना, द peroxide and the peroxide and superoxide, the peroxide and superoxides become you can say more stable, becomes more stable with the increase in atomic number, with increase in atomic number of alkali metal. जैसे जैसे एल्केली मेटल का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, उनसे बनने वाला पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। मान लिया कि कल को आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पोटाशियम का सुपर ऑक्साइड, रुबीडियम का सुपर ऑक्साइड और सीजियम का सुपर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल कौन है? मोर स्टेबल सीजियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप यहां से ये चीज देख सकते हो। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम इसकी फिर, दैट इज रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर। रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर का मतलब क्या हुआ कि जब मैं एल्कली मेटल को डिकम्पोज करता हूं वाटर में, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, व्हेन एल्कली मेटल्स आर डिकम्पोज विद वाटर देयर इज एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मान लिया कि मेरे पास ये कोई एल्कली मेटल है, इसका रिएक्शन मैंने वाटर के साथ करवाया, तो यहां पर क्या होगा? 2m पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव और साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूं। जैसे मान लिया 2 सोडियम प्लस वाटर will change into 2Na positive plus 2OH negative and there is evolution of hydrogen gas. ठीक है जी, नेक्स्ट है रिएक्शन विद डाई हाइड्रोजन। अब जब मैं एल्केली मेटल का रिएक्शन डाई हाइड्रोजन के साथ करवाता हूं तो क्या बनता है? तो मेटल हाइड्राइड बनता है। क्या बनता है? मेटल हाइड्राइड। कैसे ये रिएक्शन होता है? देखो, मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए एल्केली मेटल के और उसका रिएक्शन मैंने डाई हाइड्रोजन के साथ कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? 2m पॉजिटिव प्लस 2m पॉजिटिव और साथ में बन जाता है मेरे पास H नेगेटिव। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लिया 2 सोडियम प्लस H2 विल चेंज इनटू 2Na पॉजिटिव और H नेगेटिव। दिस इज सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी बना सकते हो, सोडियम का, लिथियम का, पोटाशियम का, रुबीडियम का, है ना। मतलब जो लिथियम है ना, देखो वैसे तो ये रिएक्शन जो है 673 केल्विन पे ऑलमोस्ट सभी एल्कली मेटल के लिए हो जाता है। बट अगर ये रिएक्शन मुझे पर्टिकुलरली लिथियम के लिए कराना है ना, तो मेरे को टेम्परेचर थोड़ा सा हाई करना पड़ता है। यहाँ पे लिथियम पे ये रिएक्शन
1000 1700 1700 नहीं, क्या बोलूंगा इसको, 1073 है ना, 1073 है ना, इस केल्विन पे होगा ये रिएक्शन। जबकि अगर आप बाकी देखोगे, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबीडियम हो गया और सीजियम हो गया, इनके लिए टेम्परेचर 673 चाहिए, ठीक है। जबकि लिथियम के लिए ये टेम्परेचर 1073 केल्विन मुझे रखना पड़ेगा, तब जाके उसका हाइड्राइड यहां पर बनेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या आपको बात समझ में आई? यस सर। देखो, जितने भी एल्केली मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, एल्केली मेटल हाइड्राइड्स का मतलब आई थिंक आप समझ गए। जैसे NaH हो गया, LiH हो गया, KH हो गया, RbH हो गया, CSH हो गया, ठीक है। तो जितने भी एल्केली मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वो सभी क्या हैं, आयनिक सॉलिड हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो ये लाइन भी लिख लो आप, ऑल एल्केली मेटल, ऑल एल्केली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक, है ना, आपको दिख भी रहे हैं, देखो चार्ज भी है ना इनके ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव, आयनिक सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई थी सबको? यस। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है इसका सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अब जो भी एल्केली मेटल हैं, जब मैं उन एल्केली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में क्या करता हूं, डिसॉल्व करता हूं, तो वहां पर जो सॉल्यूशन होता है उसका डीप कलर हो जाता है, ठीक है। डीप कलर हो जाता है, उस डीप कलर का रीजन ही है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं आपको रिएक्शन बताता हूं। मान लिया कि ये M कोई एल्केली मेटल है और इसका रिएक्शन मैंने X + Y अमोनिया से करवाया, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें बनती हैं, जरा ध्यान से देखना। एक बनता है अमोनिएटेड कैटायन, एक बनता है अमोनिएटेड कैटायन, और एक बनता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। दो चीजें बनती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब मैंने क्या किया, एल्केली मेटल का रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के साथ करवाया, तो दो चीजें बनी। एक बना आपके पास अमोनिएटेड कैटायन, लिख भी देता हूं, दिस इज अमोनिएटेड कैटायन, और दूसरा बना अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एल्केली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया, तो जो सॉल्यूशन का कलर था वो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन वो बन गया। अब उसमें जो डीप ब्लू कलर आया वो किस वजह से आता है, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, जब भी एल्केली मेटल का रिएक्शन अमोनिया के सॉल्यूशन के साथ किया जाएगा, तो वो सॉल्यूशन जो है वो डीप ब्लू कलर का हो जाएगा। उसमें कलर आने का रीजन है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पेपर में देखा है कि जो मतलब जब मैं एल्केली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालता हूं तो ब्लू कलर क्यों आता है, उस ब्लू कलर किस वजह से वो ब्लू कलर आता है। उसमें ऑप्शंस आपको इस तरीके से दे देंगे, ड्यू टू अमोनिया, ड्यू टू अमोनिएटेड कैटायन, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, नन ऑफ दीज। ये इलेक्ट्रॉन भी लिख सकता है सिंपली, तो वो आपने समझ जाना है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, ये इलेक्ट्रॉन जो आया सॉल्यूशन में कहां से आया, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बता सकते हैं आप?
ये एल्किली मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। समझे बात को? जब मैं एल्किली मेटल को लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में डालूंगा तो वो आयंस में टूटेगा नहीं जी, टूट जाएगा ना आयंस में। यस सर। यस सर। आयंस में जब टूटेगा तो जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा वो वहां पर पार्टिसिपेट करेगा। उस वजह से कलर आ जाएगा। आई थिंक आपको इतना क्लियर है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर हम इसमें अब anomalous properties of lithium. What do you mean by anomalous properties या anomalous behavior? औरों से अलग, ठीक है। anomalous properties of lithium, देखो लिथियम इसी ग्रुप का मेंबर होने के साथ साथ इस ग्रुप से कुछ प्रॉपर्टीज अलग भी दिखाता है, कुछ अलग तरह का बिहेवियर भी वो शो करता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसमें कि जो लिथियम है वो सबसे छोटा है, चाहे मैं उसके एटॉमिक साइज की बात करूं चाहे आयनिक साइज की बात करूं उस पर्टिकुलर ग्रुप में, है ना। तो आप लिख सकते हो लिथियम हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक एंड आयनिक साइज इन द ग्रुप। दूसरा पॉइंट, लिथियम हैज हाई पोलराइजिंग पावर। लिथियम हैज हाई पोलराइजिंग पावर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब लिथियम लिथियम पॉजिटिव में चेंज होगा तो छोटा साइज होने की वजह से इसकी तरफ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ आके जुड़ेंगे, ठीक है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ आके जुड़ेंगे, ठीक है, जिस वजह से ये एज ए होल जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। पोलराइजिंग पावर का मतलब कि जब मैं इसको किसी मीडियम में डालूंगा या वाटर में डालूंगा, किसी सॉल्वेंट में डालूंगा तो वाटर मॉलिक्यूल इसको सबसे ज्यादा तरीके से कवर करेंगे एज कंपैरिजन टू अदर एल्किली मेटल्स, ठीक है। उसको बोलते हैं हाई पोलराइजिंग पावर। और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, मैंने आपको फजान रूल में भी बताया था, हाई पोलराइजिंग पावर का मतलब मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। हाई पोलराइजिंग पावर का मतलब होगा कि जो लिथियम का कैरेक्टर होगा इट इज मोर कोवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे मैंने आपको इन जनरल बताया कि जो एल्केली मेटल्स होती हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आज की क्लास में बताया, लो लो। लो होती है। बट लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके रखता है, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है ज्यादा चाहिए लगेगी। ना। सो लिथियम हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो गया मिनिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिथियम डू नॉट हैव
डी ऑर्बिटल। अब देखो, बाकी लिथियम को छोड़कर जो भी एल्केली मेटल्स हैं उनके पास डी ऑर्बिटल्स हैं, वो खाली हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, है ना, क्योंकि डी आपको पता है 3 से स्टार्ट होता है, 3D से। ठीक है, तो सोडियम में जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में आ रहा है, 3s में आ रहा है, मतलब उसके पास 3p और 3d भी खाली हैं, बट लिथियम के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई जो लिथियम को औरों से अलग करती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। नो? यस सर। तो फिर मैं बाकी इसको कल कंटिन्यू करता हूँ जी। अभी कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लो। चैप्टर लेंथी है थोड़े ना, ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, तो जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं उनको प्लीज अच्छे से लिख लें। क्या आपको यहां तक क्लियर है जी? यस सर। यस सर। ऑल फॉर टुडे। बायो की क्लास आपकी नहीं होगी, आपको आई थिंक मैसेज मिल गया होगा, और मैम ने जो असाइनमेंट दी है उसको प्लीज काइंडली सॉल्व करें, है ना। ओके सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू सर।